गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, और इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी पे ही फर्दर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने जो तुम लोगों को बैरियर्स बताए थे कि कुछ बैरियर्स होते हैं जिनके वजह से इनेट इम्यूनिटी हमको मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली जो चारों बैरियर्स हैं उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहला होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, थर्ड है आपका सेल्यूलर बैरियर, और फोर्थ क्या है, साइटोकाइन्स आएगा ना इसमें, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, इस तरीके से ये चार बैरियर है, फिजिकल बैरियर, और ये सभी इनफैक्ट बैरियर्स के बारे में मैंने तुम लोगों को कल बताया था। सबसे पहले फिजिकल बैरियर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे बॉडी के आउटर सरफेस पे, ठीक है, जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है जैसे कि स्किन, ठीक है, या जो ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट हैं, वो एक्चुअली हमारे फिजिकल बैरियर्स जो हैं वो बनाते हैं। जैसे कि हमारी स्किन, ठीक है, हमारे नेज़ल पैसेज में जो हेयर होता है, ठीक है, अपर नेज़ल पैसेज में हमारे जो सीलिया होता है, ठीक है, वो सब जो है फिजिकल बैरियर के जैसे एक्ट करता है। या फिर हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे माउथ के अंदर हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, नाक में हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है कंटिन्यूसली म्यूकस का सिक्रीशन करता रहता है। ठीक है, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी स्किन है, नाक के बाल हैं, नाक के अंदर जो सीलिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल बैरियर बनाती हैं। जब कभी भी हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हों या खा रहे हों, ठीक है, तो उस टाइम पे मोस्टली ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं ये एक्शन में रहते हैं। ठीक है, और हवा के साथ में आने वाला अगर कोई भी पैथोजन अगर गलती से हवा के साथ एंटर करता है तो उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट पैथोजन ही नहीं, डस्ट के पार्टिकल्स या फिर जो पोलन ग्रेन वगैरह होता है उनको भी जो है ये कैप्चर करके रखते हैं। ठीक है, स्किन जो है एज अ फिजिकल बैरियर कैसे एक्ट करता है कि हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्प्लीटली सेपरेट करके रखती है। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस स्किन में कोई ओपनिंग ना बन जाए चोट वोट लग करके, ठीक है, जब तक स्किन में ओपनिंग नहीं बनती है स्किन को क्रॉस करके पैथोजेंस जो है उतना इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाते, प्रोवाइडेड की ओपनिंग बननी चाहिए। ठीक है, तो स्किन जो है वो कम्प्लीटली कंटिन्यूस लेयर होता है, इसीलिए हमारे बॉडी को सेपरेट करके रखता है आउटर एनवायरनमेंट से, और कोई भी पैथोजन जो है काफ़ी इजीली क्रॉस करके स्किन को अंदर नहीं जा पाता। सिर्फ ओपनिंग अगर बनती है तभी कोई पैथोजन एंटर करेगा। नेक्स्ट हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि जैसे हमारे ईयर का वैक्स हो गया, ठीक है, कान में जो वैक्स जमता है, ठीक है, या उसके बाद में हमारे जो आंसू हैं, ठीक है, हमारे आंसू, हमारा सलाइवा, हमारे कान में जो वैक्स बनता है, ठीक है, उसके अलावा जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, या फिर जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग के पास भी म्यूकस के ग्लैंड्स होते हैं, तो वहाँ से जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ठीक है, तो ये सारे जो सिक्रीशंस हमारी बॉडी के हैं ये फिजियोलॉजिकल बैरियर बनाते हैं। ठीक है, इन सभी के अंदर किसी न किसी तरीके के एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि ऑन द स्पॉट अगर कोई पैथोजन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मारने की कोशिश करते हैं। कई बार सक्सीड भी होते हैं और कई बार सक्सीड नहीं भी हो पाते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि भाई पैथोजन की स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी है, या कितने लार्ज नंबर में अगर पैथोजन एंट्री कर रहा है, वो सब चीज़ों का वेरिएशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल सलाइवा, हमारी टीयर्स, ठीक है, हमारे सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन, ईयर में वैक्स का सिक्रीशन, ठीक है, म्यूकस का सिक्रीशन, वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, एनल डिस्चार्ज, ये सारे जो चीज़ें हैं ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के जैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल्यूलर बैरियर्स पे। ठीक है, सेल्यूलर बैरियर्स में स्पेसिफिक सेल्स यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी भी पैथोजन को किल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
अगर सेल्यूलर बैरियर के बारे में हम लोग बात करें तो सेल्यूलर बैरियर जो है इसको अगेन हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है फैगोसिटिक बैरियर और दूसरा है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, फैगोसिटिक बैरियर जो है इसमें मोस्टली जो हमारे WBCs हैं, ठीक है, जिनमें फैगोसिटिक नेचर होता है, ठीक है, ऐसे WBCs जनरली फैगोसिटिक बैरियर के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि WBCs जो हैं वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू पैथोजेंस को क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। वो जो फैगोसिटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, पैथोजन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर उसका वेस्ट मटेरियल जो है उसको ये जो फैगोसिटिक सेल्स हैं बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो फैगोसिटिक सेल्स जो हैं ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स जो है ये जब जनरली ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं तब इसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलो अगर कोई पैथोजन है, ठीक है, वो सेल्स के बीच में, टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें अगर एंटर कर गया है तो ये जो मोनोसाइट्स हैं ये सेल या टिश्यू के स्पेसेस के बीच में एंटर करते हैं। वहाँ पे जो है इनके अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, अपने फॉर्म में चेंज लाते हैं और फिर मोनोसाइट्स जो है ये बन जाते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। टिश्यू स्पेसेस के अंदर जो है ये माइग्रेट करेंगे, वहाँ जाकर के अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं और फिर बन जाते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है बहुत ज़्यादा हाईली फैगोसिटिक होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस के, और मैक्रोफेजेस जो है एक साथ बहुत सारे पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं और उनको मार सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है ये मोस्टली फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है यानी कि नेचुरल किलर सेल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल जो है ये भी स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनमें कि B या T सेल के मार्कर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जनरली लिम्फोसाइट्स जो है उसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, ठीक है। तो उनके सरफेस के ऊपर सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो जिसकी प्रेजेंस की वजह से वो या तो B लिम्फोसाइट बन जाते हैं या T लिम्फोसाइट बन जाते हैं। तो नेचुरल किलर सेल क्या है, वो भी एक लिम्फोसाइट है, बस उसके ऊपर B या T मार्कर कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। इनमें भी हाईली केपेबल होते हैं ये भी फैगोसाइटोसिस के। नेचुरल किलर सेल्स जो है इनका काम करने का तरीका क्या है कि ये साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बुक में दिया है कि नहीं आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी जो है ये परफॉर्म करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी पैथोजन, ठीक है, मान लो बॉडी के अंदर एंटर कर गया, नेचुरल किलर सेल्स जो है वो जाएंगे, जाकर के पैथोजन से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। पैथोजन से अटैच होकर के वो जो पैथोजन है उसके बॉडी के अंदर या उसके सेल के अंदर इस तरीके का मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं कि पैथोजन की जो बॉडी है, ठीक है, पैथोजन की बॉडी के सरफेस पे बहुत बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं। मतलब नेचुरल किलर सेल्स जो हैं पैथोजन की बॉडी से अटैच होके उसके बॉडी में बड़े बड़े पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब जब पैथोजन की बॉडी में बड़े पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट रहता है, वो वाटर जो है वो पैथोजन की बॉडी में उस पोर के थ्रू अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब वाटर पैथोजन की बॉडी में एंटर करेगा, पैथोजन की बॉडी जो है धीरे 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 स्वेल होने लगेगी और एक समय के बाद में पैथोजन की बॉडी में इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा कि पैथोजन का जो सेल होगा वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि पैथोजन का सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है और पैथोजन इमीडिएटली वहाँ पर मार दिया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो सिंपली क्या करते हैं, नेचुरल फिनोमिना का यूज़ करते हैं, पैथोजन की बॉडी में पोर्स क्रिएट करते हैं,
पोर्स के थ्रू पानी अंदर भरेगा, फिर बहुत ज़्यादा पानी भरा करके पैथोजन की बॉडी जो है बर्स्ट हो जाएगी और इस तरीके से पैथोजन को मारते हैं। ठीक है, फाइनली हम लोग आते हैं साइटोकाइन बैरियर पे। ठीक है, साइटोकाइंस जो होते हैं ये नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन्स ही हैं, साइज जो होता है प्रोटीन्स का बहुत छोटा होता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स और साइटोकाइंस वगैरह जो है। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइंस जो है ये प्रोड्यूस कब होते हैं? ठीक है, जब कभी भी मान के चलो कि जैसे हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन कुछ हो गया है। ठीक है, तो जब कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है मोस्टली उस टाइम पे साइटोकाइंस जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जिस किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है, उस सेल से साइटोकाइंस जो है प्रोड्यूस होते हैं। ये जो साइटोकाइंस है डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स नाम के जो साइटोकाइंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं और बाकी सेल्स के पास जाते हैं। बाकी जो हेल्दी सेल्स हैं जिनमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं है उन सेल्स को प्रोबेबल इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से ही प्रोड्यूस होंगे, सिक्रीट होंगे, हेल्दी सेल्स के पास जाएंगे और हेल्दी सेल्स में इन्फेक्शन होने से रोकने का काम जो है ये साइटोकाइंस का होता है। अंडरस्टूड? सिंपल है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि हिस्टामाइन का नाम सुना है? ठीक है, हिस्टामाइन जो है ये मोस्टली एलर्जिक रिएक्शंस में ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है। तो हिस्टामाइन जो है वो भी एक तरीके का साइटोकाइन है और एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये जो हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये भी एक प्रकार के साइटोकाइंस होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है आपके एलर्जिक रिएक्शंस में प्रोड्यूस होते हैं। तो जब कभी भी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो उस टाइम पे जहाँ पे जिस सेल के में इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डस्ट या पोलन ग्रेन से छींक आती है कंटिन्यूसली, तो हमारे लंग्स में यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी हो जाती है उस कंडीशन में। ठीक है, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनमें जो है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स हैं वो एक्चुअली हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उनको सिक्रीट करेंगे। ठीक है, हिस्टामाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर पोलन के वजह से या डस्ट पार्टिकल के वजह से एलर्जी हो रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन या डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ये क्या कर लेते हैं, एक कोटिंग जैसी बना लेते हैं सो दैट कि ये जो एलर्जेन है ये बॉडी के कांटेक्ट में ना आए और फर्दर एलर्जी जो है वो हमारी बॉडी में और क्या कहना चाहिए एनहांस ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्टामाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी काम करते हैं। और एक चीज़ है कि जब एलर्जी जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, कुछ समय के बाद एलर्जिक सिम्टम्स जो है सबसाइड हो जाते हैं, तब भी जो है हिस्टामाइन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस रह सकता है, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए कई बार जो है हिस्टामाइन को कंट्रोल करने के लिए हमको उसके रिलीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार अलग से मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन हम लोग लेते हैं ना, ये मोस्टली उसी का काम करती है, हिस्टामाइन के सिक्रीशन को रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि वो इम्यूनिटी जो हमको बाई बर्थ तो नहीं मिली है, बर्थ के बाद मिली है। ठीक है, चाहे वैक्सीन के हेल्प से मिली हो, मदर के मिल्क से मिली हो हमको, या हमको नेचुरली अगर कोई इन्फेक्शन। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आफ्टर बर्थ हमको मिलती है। ठीक है, ये जो है कुछ ज़्यादा ही यूनिक होती है इनेट इम्यूनिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी से इसको बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका अपर हैंड दे देते हैं। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो इनेट इम्यूनिटी से थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। पहला फैक्टर तो ये होता है कि स्पेसिफिसिटी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ का वैक्सीन दिया गया है, ठीक है,
तो वो इन्फेक्शन के वजह से या वो वैक्सीन के वजह से जो इम्यूनिटी आपके बॉडी में डेवलप होगी वो उसी डिजीज के लिए स्पेसिफिक होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग चिकन पॉक्स का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स की जो मतलब वो जो फैमिली है, पॉक्स डिजीज की जो फैमिली है उसमें 3-4 डिफरेंट टाइप के डिजीजेज है। एक काउ पॉक्स भी है, एक स्मॉल पॉक्स भी है, ठीक है, और उसके बाद एक चिकन पॉक्स भी है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में जो मतलब दाने निकलते हैं बॉडी पे उनमें साइज में डिफरेंस है। अब मान के चलो कि आपको चिकन पॉक्स के डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दिया गया है, तो उससे जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी को मिलेगी वो सिर्फ चिकन पॉक्स के लिए ही स्पेसिफिक होगी, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई सारे के सारे तो एक ही फैमिली ऑफ डिजीजेज है, तो मैंने चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया, मुझे काउ पॉक्स या स्मॉल पॉक्स से भी इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो वैसा नहीं होता। तो कोई भी वैक्सीन या कोई भी इन्फेक्शन के वजह से इम्यूनिटी मिल रही है वो उसी डिजीज के लिए स्पेसिफिक होगी, वो किसी और डिजीज के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। ये सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा कि डाइवर्सिटी, ठीक है, जितने टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं, जितने टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो भाई इम्यूनिटी में भी उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई भी XYZ डिजीज हो, जितने टाइप्स ऑफ डिजीजेज होंगे हर टाइप ऑफ डिजीज के लिए अलग एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनेगी और हर एंटीबॉडी जो है अपने अपने डिजीज के लिए स्पेसिफिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बॉडी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि सपोज, ठीक है, मैं अपने ही बारे में बात करूं, मेरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, मेरे बॉडी के सेल्स के ऊपर सर्टेन प्रोटीन्स होंगे जो कि मार्कर्स के जैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर कोई प्रोटीन मेरी बॉडी में मार्कर के जैसे एक्ट कर रहा है तो मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मेरी बॉडी के सेल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि अगर हम लोग अपने घर का ही एग्जांपल लें, हमको अपने घर की चीज़ों के बारे में नॉलेज अच्छे से होता है, ठीक है, अपने घर के लोगों के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी मम्मी के पास किस टाइप की साड़ी है या किस टाइप का सूट है या किस टाइप की ज्वेलरी है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो आप अगर अपनी मम्मी के जैसी ही किसी दूसरी साड़ी को देखोगे तो आप तुरंत उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मम्मी आपके पास भी ऐसी साड़ी है या ऐसे ही आपके पास भी कपड़े हैं, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन हमको होता है, सेम आइडेंटिफिकेशन हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके पास होता है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ऊपर जो सेल्स के ऊपर जो मार्कर होते हैं उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब मान के चलो गलती से, ठीक है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, या अगर हम लोग ब्लड का ही एग्जांपल लें, ठीक है, मेरे को अगर कोई सर्जरी में जाना है, मेरे बॉडी में ब्लड की कमी है और किसी दूसरे पर्सन का जो ब्लड है, दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड है, अगर गलती से मेरी बॉडी में चढ़ा दिया जाए, तब मेरा इम्यून सिस्टम जो है इमीडिएटली उस चीज़ को पहचान जाएगा, ठीक है, कि भाई ये जो सेल है ये दूसरे का है क्योंकि मेरे बॉडी के जो मार्कर है और इस सेल के ऊपर जो मार्कर है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे सेल्फ के सेल्स को भी पहचानता है और जो फॉरेन सेल्स है, जो नॉन सेल्फ सेल्स है, उनको भी पहचानता है, उनके बीच में बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये जो सेल्फ और नॉन सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक किडनी का मैचिंग डोनर ना मिल जाए तब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए उसके पीछे रीज़न ये होता है कि भाई अगर मैं हूँ और मेरे फादर हैं, ठीक है, अगर कभी मेरे को भगवान ना करे फ्यूचर में अपनी फादर को मुझे किडनी अगर डोनेट करनी पड़ गई, ठीक है, तो उनका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके सेल्स पे जो मार्कर प्रेजेंट होंगे और मेरे सेल्स पे जो मार्कर प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरी बॉडी की किडनी जो है वो अगर उनकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर भी दे कोई भी डॉक्टर, ठीक है, तो उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मेरी किडनी को उतने इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो मेरी जो डोनेट की हुई किडनी है उसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि वो उसके लिए खतरा है, उसके लिए फॉरेन है, ठीक है। तो वो इम्यून सिस्टम जो है मेरी किडनी के ऊपर अटैक करेगा और मेरी किडनी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ जाएगा,
ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो ये इंश्योर करती है कि हमारे बॉडी में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, जो हमारा है वो हमारे ही पास रहे, ठीक है, और जो दूसरे का है उसको हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ जाता है। इसका हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का भी एक टॉपिक है, उसके बारे अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी उतना डिटेल में तुम लोग को फिलहाल नहीं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक जो चौथा फैक्टर है जो उसको यूनिक बनाता है वो है मेमोरी, ठीक है। हमारी बॉडी जो है मेमोरी सेल्स जनरेट करती है जो कि किसी भी इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स एक बार हो जाए दोबारा नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स पहले से प्रेजेंट रहते हैं। अगर चिकन पॉक्स का वायरस दोबारा से हमारी बॉडी में कभी एंटर करेगा तो मेमोरी सेल्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी को तुरंत प्रोड्यूस करेंगे और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जाके चिकन पॉक्स के वायरस को इमीडिएटली मार देगी, इसीलिए हमारी बॉडी में डिजीज डेवलप नहीं हो पाता। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मेमोरी भी रखता है और मेमोरी के बेसिस पे ही सारा काम जो है फ्यूचर के लिए चलता है, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इम्यून सिस्टम का जो वर्किंग मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, दो तरीके के इम्यून सिस्टम्स हैं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम जो है इसमें बेसिकली जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट से सिक्रीट होने वाले जितने भी एंटीबॉडीज हैं उनका वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ह्यूमोरल, ठीक है, ह्यूमोरल में से AL को अगर हम लोग हटा दें तो ये क्या आता है? ह्यूमर, ठीक है। ह्यूमर यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो लिम्फ हो, चाहे कि बाकी जो भी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो, तो फ्लूइड्स के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और एंटीबॉडीज से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और इस सिस्टम को कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में मोस्टली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। टी लिम्फोसाइट्स का सारा वर्किंग मैकेनिज्म जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जो साइटोकाइंस अभी हम लोगों ने पढ़े थे, साइटोकाइंस का वर्किंग मैकेनिज्म, टी लिम्फोसाइट्स का वर्किंग मैकेनिज्म, दोनों मिलकर के सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि किस तरीके से लिम्फोसाइट्स जो है अपना काम करते हैं हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तुम लोगों के बुक में देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दिया है क्या? कहीं भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दिया है क्या? यही तो प्रॉब्लम है ना, क्या दिया हुआ है? वो तो स्ट्रक्चर है लिम्फोसाइट्स का। नहीं वो तो है, खैर दिखाओ, जितना कंटेंट तुम लोग की बुक में है उतना ही पढ़ाऊंगी मैं। चलो हम लोग पहले प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
ये किसकी बुक है? ये भूपेंद्र की बुक है, चलो इसको कहने दो। ठीक है, हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में डिफरेंस ये है कि दोनों का डेवलपमेंट का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो जब कभी भी हमारी बॉडी का पहला एनकाउंटर होता है किसी भी पैथोजन के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है स्लो रहता है, स्टेडी रहता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक है, तो जो कोई भी पैथोजन से हमारी बॉडी का फर्स्ट एनकाउंटर होता है उस टाइम पे जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा दैट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के? धीरे से डेवलप होगा, स्टेडीली डेवलप होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रहता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है बॉडी का वो डिलेड रिएक्शन होता है, यानी कि अगर पैथोजन की एंट्री हो भी जाती है तो उसको मारने के लिए इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने में ही 1 या 2 दिन का समय लग जाता है। तब तक हमारी बॉडी में डिजीज जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, तो डिजीज डेवलप होने के बाद में यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। हालांकि कुछ समय के बाद इम्यून सिस्टम जो है पैथोजन को कंट्रोल कर लेता है, पैथोजन को रिमूव जरूर कर देता है, लेकिन इसमें इम्यून रिस्पॉन्स जो है थोड़ा डिलेड होता है और इससे हमारी बॉडी को थोड़े लंबे समय तक जो है डिजीज से फाइट करना पड़ता है। लेकिन इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि इस टाइम पे प्राइमरी रिस्पॉन्स जो हम लोगों का प्रोड्यूस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, परसिस्ट करता है। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जब कभी भी, जैसे हम लोगों ने अभी प्राइमरी रिस्पॉन्स देखा, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होने के बाद में जब सेम पैथोजन दोबारा से हमारी बॉडी में अगर कभी अटैक करता है, हमारी बॉडी का आमना सामना उसी पैथोजन से दोबारा कभी होता है, तो क्या होगा कि प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे जो मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी जनरेट करती है वो मेमोरी सेल्स जो है फटाफट एक्शन में आते हैं, जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज जो है इमीडिएटली उस पैथोजन को किल करके वहां से रिमूव कर देती हैं। तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है बहुत फास्ट होता है, बहुत इमीडिएट होता है और इसका जो इफेक्ट है शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। ये बेसिक 3 डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्या प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है लेट डेवलप होता है और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है इमीडिएटली फास्ट डेवलप होता है। ठीक है, प्राइमरी रेस्पॉन्स का जो एक्शन है वो डिलेड होता है, धीरे से होता है। ठीक है, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स का जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। ठीक है, प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लेकिन सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक 2 डिफरेंसेस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो आप लोगों की बुक में दिया है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो है ये बहुत सिंपल होते हुए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसको तो हम लोगों को सिंपल लगता है, तुम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, कोई भी जो एंटीबॉडी होता है, ठीक है, अब एंटीबॉडी बेसिकली प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा से तुम लोगों को क्लैरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, कि हमारे जो बॉडी में जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं, जितने भी WBCs हैं, ठीक है, WBCs भी जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फैगोसिटिक होते हैं जैसे कि इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे और सेट ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, जिनका मोस्टली काम होता है इम्यून सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो ऐसे 2 लिम्फोसाइट्स हैं हमारे पास, एक है बी लिम्फोसाइट, ठीक है,
और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट जो है, बी और टी लिम्फोसाइट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जनरली हमारे बॉडी में ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं, सारे के सारे कहाँ डेवलप होते हैं? हमारे बोन मैरो में डेवलप होते हैं। ठीक है, अब बोन मैरो में ब्लड और उसके सेल्स के बनने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज हीमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, दो ऑल्टरनेट नाम होते हैं, हीमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस नाम को यूज करते हैं। ठीक है, तो हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस का जो प्रोसेस है, जब हम लोग मतलब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं या जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके अंदर ये जो प्रोसेस है ये स्प्लीन में चलता है। ठीक है, स्प्लीन में होता है ये प्रोसेस न्यूबॉर्न बेबीज में और एम्ब्रियो के स्टेज में। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा 4 या 5 महीने का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये स्प्लीन से शिफ्ट होकर के धीरे धीरे कहाँ चले जाता है? हमारे बोन मैरो में चले जाता है। और बच्चा 2 या 3 साल का हो जाए तब ये प्रोसेस एक्सक्लूसिवली हमारे बोन मैरो में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्प्लीन यहाँ पर भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारे बॉडी के जो डेड आरबीसीज होते हैं, डेड आरबीसीज को डाइजेस्ट करके रिमूव करने का काम जो है वो स्प्लीन का होता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब ये हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस का जो प्रोसेस है, इसमें आरबीसी भी बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं सारे के सारे बनेंगे इसमें। ठीक है, अब बी और टी लिम्फोसाइट्स में बेसिक डिफरेंस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन जो है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है। ठीक है, तो बोन मैरो का बी लेकर के इसको हम लोग बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, इनका मैच्योरेशन हमारे थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड में इनका मैच्योरेशन होता है, तो थाइमस का टी लेकर के हम लोग इनको क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो मार्कर प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और टी लिम्फोसाइट के ऊपर जो प्रोटीन मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दोनों के एक्शन प्रोड्यूस करने का तरीका, काम करने का जो मैनर है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे काम की क्या चीज़ है? हमारे काम की चीज़ है फिलहाल बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है? बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, अगर हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, कोई पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, तब बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? इनमें फर्दर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, फर्दर डिफरेंशिएशन होने के बाद में बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज बनाने के साथ साथ ये क्या बनाते हैं? मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडीज जो हैं ये इमीडिएटली क्या करेंगे? पैथोजन को मारने के लिए पैथोजन की तरफ चले जाते हैं, और ये जो मेमोरी सेल्स है ये हमारी बॉडी में मेमोरी जनरेट करते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया था। ठीक है, अब कोई भी जो पैथोजन होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा इसकी बॉडी के चारों तरफ। मान के चलते हैं कि कोई बैक्टीरिया ही है। ठीक है, बैक्टीरिया के बॉडी पे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ये जो प्रोटीन्स है ये एंटीजन के जैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा तभी हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा। अगर हमारी बॉडी इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट नहीं होगा, जैसे कि एड्स के केस में होता है। ठीक है, एड्स में हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, तो अगर सर्दी खांसी का भी कोई बैक्टीरिया गलती से एंटर करता है, ठीक है, तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट नहीं हो पाता। इसीलिए पर्सन जो है जिसको एड्स है वो हल्की फुल्की सर्दी खांसी से भी उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि जो भी पैथोजन है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स हैं वो एंटीजन के जैसे एक्ट करेंगे। इस एंटीजन को हमारे जो बी सेल्स हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये आइडेंटिफाई करके उसके रेस्पॉन्स में डायरेक्टली एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो मेमोरी सेल्स जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्टली जाकर के पैथोजन को मारने का काम करेंगे।
ठीक है। अब हम लोग फिलहाल आते हैं एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके 2 आर्म्स होते हैं और एक टेल होता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर का रीजन है, ठीक है, ये वाई वाला जो शेप है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं FAB, ठीक है। और ये जो नीचे का रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं FC, ठीक है। इसमें FAB या FC किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? FAB का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। दिस इज नोन एज फ्रैक्शन ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। मतलब कि ये दोनों आर्म्स वो पार्ट हैं जहां पर से एंटीबॉडी जो है किससे बाइंड करेगी? एंटीजन से बाइंड करेगी, ठीक है। और ये FC जो है दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। FC इज द फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीबॉडी का ये जो रीजन है, ठीक है, ये इजीली क्रिस्टलाइज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब FAB रीजन में हम लोग एंटीजन बाइंडिंग रीजन पे आते हैं। ये जो दोनों आर्म्स होते हैं, ठीक है, या इनफैक्ट ये FC रीजन भी है, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें जनरली क्या होता है कि एंटीबॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें 2 लाइट चेन होती है, ठीक है, और 2 हैवी चेन होती है, ठीक है। 2 लाइट चेन ऑफ प्रोटीन होती है और 2 हैवी चेन ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है। ये जो 2 लाइट चेन होते हैं, ठीक है, ये 2 लाइट चेन क्या करते हैं? ये अपर आर्म्स का पार्ट बनाते हैं और जो हैवी चेन होता है वो लोअर जो टेल वाला पार्ट है एंटीबॉडी का, इसको बनाता है, ठीक है। और एक चीज है कि ये जो ऊपर में मैंने शेडेड एरिया बनाया है, ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रीजन, ठीक है। वेरिएबल रीजन यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो प्रोटीन का सीक्वेंस होगा, ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होगा वो वेरिएबल होता है, यानी कि बार बार चेंज होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं प्रेजेंट होती हैं, इसी बेसिस पे प्रेजेंट होती हैं कि ये जो वेरिएबल रीजन है हर एंटीबॉडी में चेंज होता जाता है, ठीक है। तो अलग अलग एंटीबॉडी है, अलग अलग एंटीबॉडी में ये जो वेरिएबल रीजन होगा ये भी अलग अलग होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं उनको बता सकते हैं। IgA, IgG, IgD होता है, IgC होता है, IgE होता है और IgM होता है, ठीक है। इस तरीके से 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, IgA, IgG, IgD, IgE और IgM, ठीक है। ये जो 5 एंटीबॉडीज है अलग अलग तरीके के इम्यून रेस्पॉन्स में अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा जो एंटीबॉडी होता है वो होता है IgG, ठीक है। मदर के मिल्क में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं मोस्टली कौन सी होती हैं? IgG टाइप की होती हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं IgE के बारे में बात करूं, हमारे बॉडी में जितने भी इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, वो एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पे जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है दैट इज IgE, ठीक है। IgA, IgD और IgM जो है, ठीक है, ये बहुत जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं या जो पैथोजेंस की वजह से जो डिजीजेस हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसमें IgM, IgD और IgA जो है ये काम करते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो IgG है, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो होता है IgA, ठीक है। तो इसके बारे में चलो खैर अभी टाइम हो गया है, डिस्कस करूंगी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है इतना याद रखना कि 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन और ये वेरिएबल रीजन, इसको याद रखना। इससे आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।